हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रंगमंच इंस्टीट्यूट पर। तो मैं दीपक सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने एनिमल हस्बेंड्री में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पशुओं का चयन। पशुओं का चयन। तो पशुओं का चयन क्यों क्यों किया जाता है? तो पशुओं का चयन करने का उद्देश्य है कि अच्छा मांस उत्पादन हो सके या कोई बीमार पशु है उसको अलग कर सकें, जिससे कि बीमारी अन्य पशु में ना फैले। जिसके लिए हम क्या करते हैं, पशुओं के चयन के लिए हम 5 विधियों को अपनाते हैं। 5 विधियां हैं जिनके द्वारा हम पशुओं का चयन करते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहली विधि है व्यक्ति चयन, जिसको हम इंडिविजुअल सिलेक्शन बोलते हैं। व्यक्ति चयन। व्यक्ति चयन। सेकंड विधि आती है पशुओं के चयन की वंशावली चयन। वंशावली चयन। तीसरी विधि जो है वो है प्रदर्शन व्रत तालिका। प्रदर्शन व्रत विधि पशुओं के चयन की तीसरी विधि है। इसके बाद चौथी जो विधि है वह है हमारी गुणांकन तालिका विधि। गुणांकन तालिका विधि। और लास्ट जो विधि हमारी संतति परीक्षण। तो पशुओं के चयन की 5 मुख्य विधि हैं जिनके द्वारा हम पशुओं का चयन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो विधि आती है हमारी व्यक्ति चयन विधि आती है। पशु चयन की पहली विधि है व्यक्ति चयन। इसके अन्य नाम हैं पशु दृश्य चयन या समूह चयन। इसके अन्य नाम पशु दृश्य चयन या समूह चयन के नाम से हम इस विधि को जानते हैं। तो पशु चयन की पहली विधि है व्यक्ति चयन, जिसको हम पशु दृश्य चयन या समूह चयन के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम पशु का चयन उसकी मात्रात्मक या गुणात्मक लक्षणों के आधार पर करते हैं। इसमें पशु का चयन उसके यानी पशु के गुणों को देखकर विधि। पशु जो है अधिक दूध उत्पादन या अधिक ऊन उत्पादन या अधिक अंडा उत्पादन जैसे हुए तो उसके आधार पर पशु का चयन करते हैं। दूसरा मात्रात्मक आधार पर। मात्रा जैसे कोई भी पशु है उसकी दूध की मात्रा देख करके हम पशु का चयन करते हैं। तो इसमें क्या है, पशु का चयन हम उसके गुणात्मक या मात्रात्मक आधार पर करते हैं। इसके बाद जो दूसरी विधि आती है वह है वंशावली चयन या पारिवारिक चयन हम जिसको बोलते हैं। कौन सी विधि है दूसरी? वंशावली चयन या पारिवारिक चयन। इसका अन्य नाम है पारिवारिक चयन। इसको अब इस विधि को हम इंग्लिश में पेडिग्री सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। वंशावली चयन या पारिवारिक चयन। अब इसमें क्या होता है कि जो पशु के पूर्वज हैं, अगर उनके पूर्वज जो हैं अधिक दूध उत्पादन या मांस उत्पादन जो भी अच्छी गुणवत्तापूर्ण हैं, अधिक प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उनके पूर्वजों में जो संतति हैं
वो भी अच्छा प्रोडक्शन देंगी, इसी आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। तो इसके क्या है, वंशावली मतलब पूर्वजों के आधार पर, पूर्वजों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। पूर्वजों की वंशावली अभिलेख को देखकर, अभिलेख को देखकर पशु का चयन किया जाता है, पशु चयन करते हैं। इसके बाद जो अगला मेथड आता है वह है प्रदर्शन वृत्त चयन। तीसरी जो विधि है प्रदर्शन वृत्त चयन। इस विधि में क्या करते हैं कि जो मेले वगैरह होते हैं, मेले में प्रदर्शनी लगती है, उनमें जो पशुओं को लाया जाता है और प्रदर्शनी में उनके प्रदर्शन दिखाया जाता है, दौड़ कराई जाती है, उसमें विजेता पशु का चयन करके किया जाता है, उसे हम प्रदर्शन वृत्त तालिका विधि कहते हैं। तो क्या करते हैं, मेले या प्रदर्शनी में विजेता पशु का चयन प्रदर्शन वृत्त चयन कहलाता है। इसके बाद अगली जो विधि आती है वह है गुणांकन तालिका विधि। गुणांकन तालिका विधि से पहले जो वंशावली चयन विधि है, इसमें कम उम्र के पशुओं के लिए उपयुक्त होती है। जो वंशावली विधि है कम उम्र में पशु चयन की विधि, चयन विधि है वंशावली। इसके बाद है गुणांकन तालिका विधि। गुणांकन तालिका विधि चौथी स्कोर कार्ड मेथड के नाम से इसे जाना जाता है। यह सबसे उपयुक्त विधि है, पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि। सबसे उपयुक्त मेथड है। तो गुणांकन तालिका विधि जो है पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। इसमें पशु के विभिन्न भागों पे अंक निर्धारित किए जाते हैं, उनके आधार पर पशु का चयन किया जाता है। अब अंक किस प्रकार, विभिन्न अंकों के आधार पर पशु चयन करते हैं। अब अंक किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं, तो अंक जो है पशु के सामान्य स्वरूप देख करके, पशु के सामान्य स्वरूप के जो अंक निर्धारित हैं वो है 30, सामान्य स्वरूप के 30 अंक होते हैं। उसके बाद जो अगला है डिग्री गुण, पशु के डेयरी के कैसे गुण हैं, दूध के, उनके आधार पर उनके अंक निर्धारित किए जाते हैं 20। उसके बाद आता है तीसरा दुग्धांश के अंक। दुग्धांश के अंक निर्धारित किए जाते हैं 30। और लास्ट आता है शरीर कैपेसिटी, शरीर क्षमता के अंक है 20। इनके आधार पर पशुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पशु के जो अंगों के आधार पर पशुओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। वो 3 श्रेणी है, साधारण श्रेणी, उत्तम श्रेणी और सर्वोत्तम श्रेणी। तो 3 श्रेणी है, पहली है साधारण श्रेणी, दूसरी उत्तम श्रेणी और तीसरी है सर्वोत्तम। अब इसे
तीन भागों में बांटा गया है, और तीन भागों में किस प्रकार बांटा गया है? अगर पशु का ये अंक जो है, शरीर के विभिन्न अंगों के अंक जो 0 से 50 के बीच आता है उसका मान, तो वो साधारण पशुओं की श्रेणी में आएगा। उसके अलावा अगर वह 50 से 75 आते हैं तो वो उत्तम श्रेणी में आएगा, और 50 से 100 वाला पशु होगा वो सर्वोत्तम पशु की श्रेणी में आएगा। इस आधार पर पशु का चयन किया जाता है। इसके बाद जो लास्ट विधि आती है पशु चयन की, वह संतति परीक्षण। संतति परीक्षण लास्ट विधि है। संतति परीक्षण के अन्य नाम भी हैं, जिनमें आता है आनुवांशिक चयन या जीनोटाइप चयन। आनुवांशिक चयन या जीनोटाइप चयन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा इसको अंग्रेजी में प्रोजेनी सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, जो नर पशु हैं, नर पशुओं के सिलेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। नर पशु या सांड जिसे बोलते हैं, ये सिलेक्शन की, चुनाव की उपयुक्त विधि है। इसमें क्या किया जाता है, संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आकलन किया जाता है, जिसे सांड सूचकांक कहते हैं। संतति के उत्पादन के आधार पर कि जो नर पशु है कितनी संतति या कितने मतलब एनिमल्स को जन्म दे पा रहा है, उसके आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है, उसकी श्रेष्ठता का आकलन किया जाता है। संतति के उत्पादन के आधार पर नर पशु का आकलन किया जाता है, जिसको हम सांड सूचकांक भी बोलते हैं, जिसे सांड सूचकांक भी बोलते हैं। अब ये जो विधि है इसमें समय भी लगता है और खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि है, समय भी अधिक लगता है, और यह पशु की उम्र अधिक हो जाती है। समय अधिक लग रहा है, पशु की उम्र भी अधिक। तो ये था पशु चयन। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। तो अगला टॉपिक था पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। पशुओं को आमाशय के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला रोमंथी पशु। रोमंथी पशु, रोमंथी जो पशु हैं उनको हम आगे 4 भागों में मतलब उनको आमाशय के आधार पर हम 4 भागों में उनका आमाशय जो विभाजन पाया जाता है रोमंथी पशु में, जो 4 भागों में बटा होता है आमाशय, रूमेन, रेटिकुलम
तीसरा ओमेजम, चौथा है एवोमेजम। सेकंड जो होता है पशुओं का आमाशय आधा वर्गीकरण, रोमंथी भाग, एरोमंथी पशु, एरोमंथी पशु। और तीसरा आता है आभासी रोमंथी, आवासीय रोमंथी पशु। तो आमाशय आधार पर पशुओं को हमने 3 भागों में बांटा है, रोमंथी पशु, एरोमंथी पशु और आवासीय रोमंथी पशु। अब आगे हम देखें रोमंथी पशु क्या होते हैं, डिटेल में देखें रोमंथी पशु। अब रोमंथी पशु ये पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले पशु होते हैं। अब इसमें मुख्य रूप से जो कृषि में उपयोग होते हैं वे पशु आते हैं, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, भेड़ बकरी आ जाती हैं, कुछ अन्य जानवर भी आ जाते हैं जिनमें जैसे हिरण हुआ, जिराफ हुआ। तो उदाहरण देखें रोमंथी पशु के, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, जिराफ, ये पशु रोमंथी पशु में आते हैं जो कि जुगाली करते हैं। अब इनको पशुओं का वर्गीकरण देखें हम, इनको आमाशय के आधार पर आगे 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला देखा था हमने, पहला भाग था रूमीन। रूमीन जो है आमाशय का मुख्य भाग होता है जो कुल आमाशय का 80% होता है। तो ये क्या है, आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, आमाशय का सबसे बड़ा भाग रूमेन होता है जो कुल आमाशय का 80% है, सबसे बड़ा भाग होता है। कुल आमाशय कितना होता है, 80% होता है। कुल आमाशय का 80% भाग किसके पास है, रूमेन के पास है। इसके अलावा भोजन के जो भंडारण का काम कौन करता है, रूमेन करता है। भोजन भंडारण का काम रूमेन के द्वारा होता है। अब इसके अलावा ये क्या है, जो इसका पीएच मान है वो 5.8 से 6.8 होता है। पीएच की बात करें रूमेन की तो 5.8 से 6.8 इसका पीएच पाया जाता है। इसके बाद अगला जो रूमेन के बाद अगला भाग आता है वो आता है रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या है, रेटिकुलम सेकंड भाग था रोमंथी पशुओं का। रेटिकुलम, रेटिकुलम की विशेषताएं देखें तो ये आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। रेटिकुलम सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग जो कुल आमाशय का कितना होता है, कुल आमाशय का 5% भाग होता है। इसके अतिरिक्त रेटिकुलम क्या है कि यह मधुमक्खी की छत्ते के समान होता है। इसकी मुख्य विशेषता है मधुमक्खी के छत्ते के समान समान होता है, इसलिए इसको हनीकॉम्ब के नाम से जानते हैं। इसलिए हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब भी इसे कहते हैं। अब इसका कार्य क्या होता है, भंडारण का कार्य। तो क्या है, जो रूमेन पशु हैं वो पशु भोजन के भंडारण का कार्य करता है, और ये क्या करता है, भोजन के अतिरिक्त भंडारण का।
अतिरिक्त भंडारण का कार्य करता है रेटिकुलम। तो ये सबसे छोटा भाग जो कुल आमाशय 5% है, मधुमक्खी के छत्ते के समान होने के कारण से हनीकॉम्ब के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य है भोजन का अतिरिक्त भंडारण करना। इसके बाद अगला भाग आता है ओमेजम। ओमेजम तीसरा है ओमेजम। इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है जो भोजन में अतिरिक्त पानी होता है, अतिरिक्त पानी को अवशोषित करने का कार्य करता है ओमेजम। और ये कितना परसेंट होता है? 7 से 8% होता है कुल आमाशय का। तो ओमेजम का कार्य है अतिरिक्त पानी को अवशोषित करना तथा यह कुल आमाशय का 7 से 8% भाग होता है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है आमाशय वो है एवोमेजम। एवोमेजम 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 है, यह भी कुल आमाशय का 7 से 8% भाग ही अपने पास रखता है। कुल आमाशय 7 से 8% भाग है एवोमेजम और ओमेजम। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? भोजन का पाचन करना होता है। भोजन का पाचन करना कार्य है। इसको हम सत्य या वास्तविक आमाशय के नाम से जानते हैं। तो क्या है? 7 से 8% कुल आमाशय का भाग होता है जो भोजन का पाचन करता है, और सत्य एवं वास्तविक आमाशय के नाम से इसको जानते हैं। और जो पाचन रस या एंजाइम पाए जाते हैं वो इसी भाग में पाए जाते हैं। तो क्या करता है? पाचन रस एवं एंजाइमों का श्रावण करता है। कौन करता है? एवोमेजम। तो ये था रोमंथी पशु। रोमंथी पशु क्या है? जो जुगाली करते हैं, जिसमें उदाहरण देके गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण और जिराफ इसके अंदर आती हैं। अब ये जो रोमंथी पशुओं का आमाशय 4 भागों में बटा है। रूमेन रूमेन क्या होता है कि कुल आमाशय का 80% सबसे बड़ा भाग होता है, जिसमें क्या करता है? भोजन के पाचन का कार्य करता है। भोजन के पाचन भंडारण का कार्य करता है। और क्या करता है? इसका पीएच देखें तो 5.8 से 6.8 इसका पीएच होता है। इसके बाद आता है रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या होता है? सबसे छोटा भाग आमाशय का, कुल 5% पार्ट पाया जाता है। अब ये क्या करता है? भोजन के अतिरिक्त भंडारण का कार्य करता है। और इसका जो रेटिकुलम है उसका कार्य होता है जो कील कंकड़ पत्थरों को आमाशय में अंदर जाने से रोकने का कार्य किसका होता है? रेटिकुलम का होता है। इसके बाद आता है रेटिकुलम को हम क्या, मधुमक्खी के छत्ते समान होने के कारण उसे हनीकॉम्ब के नाम से हम जान रहे हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट होता है ओमेजम। ओमेजम का वो भाग देखें तो 7 से 8% भाग होता है इसका। और इसका काम क्या होता है? अतिरिक्त पानी का अवशोषण करना होता है। अगला टॉपिक है एवोमेजम। एवोमेजम भी 7 से 8% है कुल आमाशय का। कार्य इसका क्या है? भोजन का पाचन करना, और सत्य वास्तव आमाशय के नाम से इसको जानते हैं। और जितने भी पाचन रस और एंजाइम का श्रावण होता है वो एवोमेजम में हो रहा है। इसके बाद अगला है रोमंथी बाद एरोमंथी पशु। एवोमेजम को हम चतुर्थ आमाशय के नाम से भी जानते हैं।
रोमंती के बाद अरोमंती पशु। एरोमंती पशु। तो एरोमंती पशु में कौन से आते हैं? वे पशु आते हैं जो जुगाली नहीं करते, नहीं करें। और इनमें देखें जो अमाशय है, अमाशय में कोई वर्गीकरण नहीं पाया जाता है। अमाशय में भी कोई वर्गीकरण नहीं पाया जाता है। अमाशय का केवल एक भाग होता है, केवल एक भाग होता है। तो एरोमंती पशु कौन कौन से हैं? जो पशु जुगाली नहीं करते हैं और आमाशय वर्गीकरण नहीं होता है, केवल आमाशय का एक भाग होता है। उदाहरण में देखें तो घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, खरगोश, हाथी आदि जो जानवर हैं एरोमंती पशु में आते हैं। इसके बाद अगला जो भाग है वो है आभासी रोमंथी। आभासी रोमंथी पशु स्यूडो रोमिनेंट। आमाशय का तीसरा भाग है आभासी रोमंथी। आभासी रोमंथी क्या होता है? पशु कौन से होते हैं? तो ये होते हैं वे पशु हैं जो जुगाली करते हैं। आभासी रोमंथी पशु जुगाली तो करते हैं लेकिन इनका आमाशय वर्गीकरण 3 भागों में होता है, जिसमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। आमाशय 3 भागों में विभक्त होता है, ओमेजम अनुपस्थित। अर्थात देखें तो इनमें रूमेन, रेटिकुलम, एवं मीजम। आमाशय में ये 3 भाग पाए जाते हैं, ओमेजम अनुपस्थित होता है। उदाहरण देखें इसका ऊंट और लामा इसके मुख्य उदाहरण हैं। इनको C1, C2, C3 में डिवाइड किया गया है। तो ये था हमारा पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा पशुओं को चिन्हित करने की विधियां।